गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग द यूथ। व्हेन वी टॉक अबाउट यूथ, जैसे कि मैंने बताया 50% से भी ज्यादा भारत की जनसंख्या युवा है। जब हम बात करते हैं युवाओं की, तो कैसे मुद्दे हैं जिनसे युवा जुड़ना चाहते हैं, खासतौर पर जब हम बात करें एजुकेशन की। एजुकेशन बीइंग द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। तो बात करते हैं हर एजुकेशन की, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज भारत में है या फिर विदेशों में है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं कुछ ऐसे कोर्स से जो कि इंटरनेशनली अवेलेबल है, तो क्या करना चाहिए? क्या सही है विदेश में जाना या फिर भारत में आपको मिलेंगे उतने ही मौके? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ है मिस्टर प्रशांत श्रीवास्तव, आप एसोसिएट डायरेक्टर फॉर ग्लोबल रिक्रूटमेंट है, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर, वेरी वार्म वेलकम प्रशांत। थैंक यू। हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टडीज की। बहुत ल्यूक्रेटिव होती है, बहुत कॉस्टली होती है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं बाहर। क्या कहेंगे, विदेशों में पढ़ना इज द राइट स्टेप? डिपेंड करता है। सबसे बड़ा चैलेंज है जो भारत में, इंडिया में है, वो क्वालिटी एजुकेशन का है। इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस भी हैं, आईआईटी, आईएम्स जैसे, लेकिन कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहाँ पे क्वालिटी इज़ अ बिग इशू। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, नाउ आपको ये भी बताऊँ क्वालिटी एजुकेशन क्या हुई। क्वालिटी एजुकेशन हुई जिसमें रिसर्च है, अप्लाइड नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर है जी। तो वो उस एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। आप अमेरिका और कनाडा का एजुकेशन सिस्टम, जिसका एक्सपोजर मुझे है, जिसकी नॉलेज मुझे है, उसमें अप्लाइड और प्रैक्टिकल और रिसर्च ओरिएंटेड जो थ्योरीज़ हैं उसकी एप्लीकेशंस हैं। इसीलिए आप देखिए वर्ल्ड लेवल पे भी जो कंपनीज़ हैं, एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये कहाँ की इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं। भले ही इसमें इंडियंस के बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं, जो इंडियंस अमेरिका में जिन्होंने एजुकेशन ली या रिसर्च करी, लेकिन वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। तो उस एजुकेशन सिस्टम से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो इनोवेटिव होते हैं, उनमें इनोवेशन स्किल्स होती हैं। और आज इंडिया में जो पॉपुलेशन है 35 ईयर की एज से कम, 65% की जो पॉपुलेशन है वो 35 ईयर की एज से कम है। तो एक सिग्निफिकेंट इंटेलिजेंट पूल है इंडिया के पास, जिसको अगर एजुकेशन के मीडियम से ट्रेन करा गया तो इंडिया वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक जो पावर इमर्ज हो रही है वो इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकती है। एब्सोल्युटली। सो ये एक ऐसा विषय है जो कि हम सबसे जुड़ा हुआ है, एंड आई वांट कि आप सभी घर बैठे लोग हमसे जरूर चर्चा में जुड़े। जो टेक्निकल फॉल्ट था वो अब क्लियर हो गया है। तो 23097532 23097532 ये हमारा नंबर है और आप हम सभी से जुड़े। प्रशांत जी आपके साथ है जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे जो कि हायर एजुकेशन से संबंधित है। हमारे साथ कैलाश जी हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, उनका हम सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि भारत में ऐसे शिक्षा संस्थान नहीं है जिनके लिए हमको विदेशों में जाना पड़े? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी से इस टॉपिक की शुरुआत हुई है। मैंने कहा भारत में डेफिनेटली हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्पिटिटिव है उसमें एंट्रीज। आप अगर देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, उसमें से कितने स्टूडेंट्स को आईआईटी या आईएम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस में जो क्वालिटी एजुकेशन वाले हैं उसमें सीट्स मिलेगी। इंडिया की जो एजुकेशन चैलेंज है, नेक्स्ट 12 ईयर में इंडिया को अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नंबर हैं उसको डबल करना है, अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ और ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को सस्टेन करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको लेके नेशनल नॉलेज कमीशन ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं और कई बॉडीज़ इस पे रिसर्च कर रही हैं कि किस तरीके से इसको कैपिटलाइज करके यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फॉरेन पार्टिसिपेशन को कैसे इनकरेज करके यहाँ के ही स्टूडेंट्स को सारी ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन प्रशांत जी, हम कह सकते हैं हमारे पास पॉपुलेशन भी है, यंग माइंड्स भी है, बट स्टिल दे आर गोइंग अब्रॉड। तो आपको लगता है कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट वी कैन रिटेन देम हियर इन द कंट्री, वी कैन गिव देम द क्वालिटी एजुकेशन and we can earn the best out of them? Definitely, means if they will study here the cost will be less and अभी के जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें कोलैबोरेटिव प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, जैसे 1 साल की एजुकेशन इंडिया में, 1 साल की एजुकेशन अब्रॉड में, या 2 साल की एजुकेशन इंडिया में और 2 साल की एजुकेशन अब्रॉड में। तो ये इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं हुए कि पूरी तरीके से जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे MIT, हार्वर्ड, इस तरीके के जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये परमिशन मिले कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में सेट करें और यहीं पे इनोवेशन और यहीं पे रिसर्च हो, जिससे एप्पल, गूगल जैसी कंपनी इंडिया में यहाँ से शुरू हो सके।
तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इशू है जिसको लेके इनिशिएटिव्स लेने हैं, और इस डिसीजंस को जितनी जल्दी लिया जाए उतना ही कंट्री के लिए अच्छा है। लेकिन फिर हम जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, इस बात की रिलायबिलिटी है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल डिग्री होल्डर हो तो आपके पास प्लेसमेंट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ये एजुकेशन है या स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास उससे रेलेवेंट अप्लाइड नॉलेज है, तो इंडस्ट्री आपको तुरंत लेगी, वेलकम करेगी। अभी मैं यहाँ से कनाडा से आने से पहले एक इंडिया का ट्रेड डेलीगेशन आया हुआ था वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में, इंडिया, साउथ इंडिया से, बैंगलोर से कंपनीज आई थी। तो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग। इंडिया की कंपनीज इस समय अब्रॉड जा रही हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए और जो इस तरीके की एजुकेशन में लिंक्ड लोग हैं उनके लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है इस समय इन्वॉल्व होने की और कंट्रीब्यूट करने की। बिल्कुल। हमारे साथ फोन लाइन पर नारायण जी है मुंबई से, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी। मेरी वाइफ, मेरा लड़के ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है जी, और तो अच्छे इसमें TCS में भी एक कंपनी में लग गया है, और वो आगे MBA करके, मैं चाहता हूँ कि वो MBA करके फॉरेन कंट्री में जाए और फॉरेन में अपना फ्यूचर बनाए, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वो इंडिया में रह के इंडिया में ही अपना फ्यूचर बनाए। मुझे ये समझना है कि कहाँ तक हम सही है, दोनों में कौन ज्यादा सही है, कहाँ पर फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एजुकेशन और एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, और उससे जो नॉलेज आप इनरिच करते हैं वो इंडिया में रह के नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स हैं उसमें अलग अलग नेशनलिटी के हैं, चाइनीज़ हैं, टर्किश हैं, जापानीज़ हैं, कोरियन हैं। तो उन नेशनलिटीज़ के बीच में जब आप स्टडी करेंगे और जो आपका एक्सपोजर होगा इंटरेक्शन का, वो जो कल्चर आप उनका सीखेंगे, तो वो जो एक्सपोजर मिलेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में बॉन्ड्स ऐसे होते हैं, यू नो, वी वांट कि नहीं हम यही रिटेन करके यहीं पर अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन पाले, शायद ये भी एक कारण रहता है। हाँ, तो वो स्टूडेंट्स वहाँ पे इस तरीके के इन्वायरमेंट में एक्सपोजर लेके जब इंडिया वापस आएंगे तो वो इंडिया को एक बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में। बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि वो क्या वापस आएंगे या नहीं। फोन लाइन पर एक और कॉलर है, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एज वेल। राजस्थान से फोन लाइन पर एक और कॉलर है, हम उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैम, माय नेम इज विवेक गुप्ता। जी विवेक जी। एक्चुअली मैम, आई डिड माय बीटेक फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। ऑल राइट। Actually, I'm looking for MS in US or Canada, so I asked to such a good options for me. He's looking for the options basically. Yes, US में कई इंस्टीट्यूशंस हैं, और जिस इंस्टीट्यूशन से मैं संबंध रखता हूँ, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें MS और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड प्रोग्राम है, आप उसकी साइट भी देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे दिल्ली में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन, तो वो भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी MS रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में। लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए व्हेन वी सिलेक्ट यूनिवर्सिटी? क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं, बट कीपिंग द कोर्स इन माइंड, कीपिंग योर पॉकेट इन माइंड, व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स और द ब्रॉडर गाइडलाइंस जिसके अनुसार हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकें? इसके लिए स्टूडेंट्स को रिसर्च करनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ की स्ट्रेंथ क्या है। अब जैसे किसी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल एनिमेशन, कंप्यूटर ग्राफिक, इस तरीके के प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट है, तो इंस्टीट्यूशनल के जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रोफाइल चेक करने चाहिए, उसमें कितनी रिसर्च हुई है, कितने पेपर्स पब्लिश हुए हैं, उनके ग्रेजुएट्स कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। तो वो एक डायमेंशन सेट करता है कि हाँ, ये प्रोग्राम और ये इंस्टीट्यूशन, ये लोकेशन मेरे लिए सही है। एब्सोल्युटली। बट कमिंग टू सेम क्वेश्चन जो हमारे कॉलर ने भी पूछा कि वो चाहते हैं बट उनकी वाइफ नहीं चाहती कि उनका बच्चा बाहर जाए। व्हेन यू टॉक अबाउट कमिंग बैक टू द इंडिया, डू यू थिंक कि अगर हम बाहर पढ़ने जाते हैं, हमें प्लेसमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनली इतनी मिलती है, सो इट्स रियली टफ टू गेट बैक टू इंडिया? आप देखिए इंडिया के जो लीडर्स हुए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और भी इंडिया के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर, ये भी बाहर गए, बाहर एजुकेशन ली, बाहर रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया, देन दे केम बैक and they contributed in the growth of the country. So it's not like कि इंडिया से सारे स्टूडेंट्स बाहर ही चले जाएंगे, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। अभी ब्रेन गेन हो रहा है। कितने NRIs बैंगलोर और हैदराबाद में IT इंडस्ट्री में वापस आए हैं काम करने के लिए, and they are the people who have created more, you know, growth, and they have contributed in the India's growth history. तो
ऐसा है, बाई डायरेक्शनल फ्लो is the solution. But do you think it's like an alarming situation or a need of an hour to change the higher education scenario here in India? Yes, absolutely, absolutely. It's a very high time, because in next 12 years you need to double the size of your educational institutions, you know. तो उसमें 35,000 कॉलेजेस, 600 यूनिवर्सिटीज़ आपको एडिशनल इस्टेब्लिश करनी है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है करने के। इंडिया ने टेलीकॉम सेक्टर में आप देखिए एक रेवोल्यूशन किया। आज एक आम इंडियंस के पास टेलीफोन होता है, सेल फोन होता है। तो वही एक रेवोल्यूशन एजुकेशन सेक्टर में भी चाहिए, जिसमें आप पूरे इंटरनेशनली सभी को वेलकम करिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, एजुकेशन डिलीवर करने के लिए, और जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको एक्सेस दीजिए सभी को। एजुकेशन शुड बी फेयर टू एवरीवन। एब्सोल्युटली, बिकॉज दैट्स द बेसिक राइट। दिल्ली से विजेंद्र है फोन लाइन पर, लेट्स टेक हिज क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछिए। इंडिया में अगर किसी ने आयुर्वेद में BA-MS किया हुआ है, तो उनके लिए कनाडा में फर्दर क्या एजुकेशनल स्कोप है, पोस्ट उसमें फर्दर स्टडीज का क्या स्कोप है और एम्प्लॉयमेंट का क्या स्कोप है? थैंक यू जी। कुछ कोर्सेज हैं नेचुरोपैथी में लेके, इस तरीके के कुछ कोर्सेज हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल, और ऑल्सो वहाँ पे कई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स भी हैं, जैसे महर्षि योगीराज, उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं आयुर्वेदा के, और काफ़ी लोग आयुर्वेदा और योगा में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वहाँ पे। सो उसका बहुत अच्छा स्कोप है इनफैक्ट, आई वुड से। लेकिन जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमिकली वाइबल कितना है, व्हेन यू टॉक अबाउट स्टडिंग अब्रॉड, यू नो यू आर पुटिंग प्रेशर टू योर पॉकेट्स। लोग स्टूडेंट्स लोन्स लेते हैं, पेरेंट्स लोन लेते हैं, तो क्या लगता है इंटरनेशनली अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, क्वालिटी आपको मिल रही है, इकोनॉमिकली बहुत कॉस्टली है? हाँ, कॉस्ट इज़ अ फैक्टर। उसके लिए जैसे स्टूडेंट्स जो भी जाते हैं मैक्सिमम एजुकेशनल लोन लेके जाते हैं। कुछ स्टूडेंट जो क्वालिफाइड होते हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हैं, GRE, TOEFL और GMAT, उनको स्कॉलरशिप्स भी मिलती है, और उसके बाद उनको वहाँ पे वर्क करने की परमिशन मिलती है उन कंट्रीज़ में। अभी कनाडा में एक नया लॉ है कि अगर आप 2 साल की एजुकेशन करते हैं, इफ़ यू स्टडी फॉर 2 ईयर देन यू कैन वर्क फॉर 3 ईयर्स। तो एक अच्छा मतलब रूट है कि थ्रू विच आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, बिकॉज स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम इतनी फ़ीस दे रहे हैं हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो वो 3 साल की जो उनको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी है, उसमें they can work and most likely they can recover cost of their education. Absolutely. तो you are an Indian, आप born and brought up in India है, आप अब रहते हैं कनाडा हो, but as an ambassador आप एक तरीके के आप कुछ कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे ज़रूर इंटरनेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं बट पेरेंट्स फेवर में नहीं है? आई थिंक इसमें ये स्टूडेंट्स को, जो भी पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि लोकेशन क्या है, वहाँ पे कल्चर क्या है, और वहाँ पे उनके बच्चों को देखने के लिए कौन होगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर इस सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से बात करें जो ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, तो उससे उनको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और आजकल सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक, ट्विटर पे, इस तरीके के स्टूडेंट्स से कनेक्शन बहुत अच्छे इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, पूछते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन कैसा है, इस यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई होती है, कितने इंडियंस हैं, क्या उनसे हम बात कर सकते हैं। तो ये सारी रिसर्च आजकल सोशल मीडिया में बहुत हो रही है। Absolutely. तो अगर आजकल वो उस पर कंसंट्रेट करें, देन दे कैन बी वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। बिल्कुल। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें कि आपको लगता है कुछ ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी भी होनी चाहिए जिससे वी कैन हैव द क्वालिटी एजुकेशन हियर इन इंडिया एज वेल? हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को परमिशन देने के लिए जो गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन है, उसको थोड़ा सा और लिबरल आई थिंक बनाने की ज़रूरत है। और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इंडिया में, बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनको भी कम करके अभी प्लान्स हैं शायद कि एक कॉमन रेगुलेटरी बॉडी, नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर रिसर्च करके बनाने के। तो इस तरीके से इजी एक्सेस होगा और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को भी समझ में